और हम देख पा रहे थे देश की संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी विधानसभा में एक स्टैंड अप कॉमेडी का कंपटीशन चल रहा है कि जहां पर जनता के मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए सकारात्मक, वहां पर एक कॉमेडी उपहास विपक्षी लोगों का, देश की बेटियों का एक उपहास उड़ाया जा रहा है। चाहे पेपर लीक की बात करें, चाहे अंकिता भंडारी मामले की बात करें, आप लोग उन आंदोलनों में कहीं खुले तौर पर यहाँ आपके नेता जो हैं, बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता यहाँ उत्तराखंड नहीं पहुँचे। यहाँ पर लगातार परीक्षा लीक का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धा लगी कि कौन ज़्यादा जीतेगा। यहाँ पर बच्चों के जो भविष्य है उससे खिलवाड़ करी है धामी सरकार ने। कितना सफल हो पाएगा ये इंडिया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कह दिया कि 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना? देखिए, मैं कहना तो ये सत्ता का अहंकार है लेकिन मणिपुर में वही सैनिक जो है अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाता। ये प्रश्न देश का सैनिक माननीय मोदी जी से पूछने का काम कर रहे हैं। पिछले मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उस समय सरकार आपकी थी। आप लोगों पर जैसे इस समय हरियाणा में इस समय तस्वीरें सामने आई, उस समय यूपी में उस समय तस्वीरें सामने आई थी, तो जनता के बीच में तो यही संदेश जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी यही दंगे हुए थे, जब सिख दंगे हुए थे। तो अलग अलग सरकारें रहीं, लेकिन दंगों के हालात वहीं के वहीं हैं। और जो क्राइम की अगर बात करें तो अभी कल भी एक भाजपा नेता को यूपी में गोली मारी गई है। चाहता हूँ 2 करोड़ नौकरी की बात लेकर आए थे, क्या इन्हें 2 करोड़ नौकरी देने का काम करा? मैं पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए, क्या 15 लाख अकाउंट में आ गए? क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या काला धन आ गया? निश्चित तौर पर अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को समझना है, 2009 का और 2014 का इनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए। ये सरकार डरी हुई सरकार है। ये मोदी जी उनको इंटरव्यू देना, आप जैसे पत्रकार युवा साथी को नहीं देंगे वो इंटरव्यू, जैसे मैं दे पा रहा हूँ, वो देंगे तो अक्षय कुमार को देंगे या किसी हीरोइन को देंगे। नमस्कार, इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और जिस तरह से देश की राजनीति गरमाई हुई है, लोकसभा में जैसे आपने हाल ही में देखा, इंडिया द्वारा जो गठबंधन बनाया गया उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया। हालांकि वो प्रस्ताव गिर गया चूँकि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं देश में जो अलग अलग तरह के राजनीतिक मुद्दे हैं, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी काफ़ी मुद्दे जो है हाल ही में देखने को मिले, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, चाहे पेपर लीक मामले की बात हो, और दूसरी तरफ चाहे जिस तरीके से अब उत्तराखंड में आपदा आ रही है, जगह जगह जो है बाढ़ आई हुई है, जगह जगह जो है भूस्खलन आया हुआ है, उसके मद्देनज़र अब समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अपनी धीरे धीरे जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। आज हमारे साथ उत्तराखंड में पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनको आप रोजाना चैनलों पर भी देखते होंगे, भुवन भास्कर जोशी जी हैं। उनसे आज बात करेंगे। प्रोफेसर भी हैं और बड़ा प्रखर होकर अपनी बातों को रखना जानते हैं तमाम विषयों पर। समाजवादी पार्टी में चूँकि बड़ा राष्ट्रीय पार्टी का एक दर्जा है उसको, और सरकार रह चुकी है यूपी में, तो कहीं ना कहीं बोलते भी अच्छा है। आइए उनसे आज सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि हरिद्वार को किन मुद्दों को लेकर वो आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा हरिद्वार आने का कारण है क्योंकि जब इस समाजवादी आंदोलन को मजबूती देने की बात आई तो हरिद्वार की जनता ने और हमारे पत्रकार साथियों ने भरपूर सहयोग आशीर्वाद देने का काम करा। मैं आभार प्रकट करने आया हूँ आज हरिद्वार की जनता का कि जब लोकसभा का चुनाव था तो आप लोगों ने हमारा एकमात्र सांसद अगर यहाँ पर दोनों राष्ट्रीय पार्टी के बाद किसी का आया तो हरिद्वार की जनता ने समाजवादी पार्टी को चुनने का काम करा। मैं इसलिए आप लोगों का आभार प्रकट करने माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश के अनुसार संगठन को थोड़ा मजबूत करने के लिए निकला हूँ। आज मैं रुद्रपुर था, रुद्रपुर के बाद मैं किच्चा था, किच्चा के बाद मैं हरिद्वार आना पड़ा। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है, आपने शुरुआत में जो चर्चा करी देश में क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देश में स्टैंड अप कॉमेडी का एक बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा है। With 18 plus years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120 plus programs. यूनिवर्सिटी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। और हम देख पा रहे थे देश की संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी विधानसभा में एक स्टैंड अप कॉमेडी का कंपटीशन चल रहा है कि जहां पर जनता के मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए सकारात्मक, वहां पर एक कॉमेडी उपहास विपक्षी लोगों का, देश की बेटियों का एक उपहास उड़ाया जा रहा है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जाग चुका है। सत्ता उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और देश में मिलने के बाद ये अहंकार का रूप ले चुकी है। और देखिए बेटियों के मामले में इनका आप रूप देखिए किस तरह का होता है। माननीय स्मृति ईरानी जी जो मंत्री हैं महिला विकास की, मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी बेटी पर कोई मामला हुआ
गोवा में आपने देखा माँ किस तरह अपनी बेटी को बचा लाई, पूरा देश उनके साथ था, क्योंकि माँ को बेटी को बचाना भी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उन स्मृति ईरानी जी को क्या हो जाता है? वो मणिपुर पे उनके मुंह में दही जम जाता है। दिल्ली में बेटियाँ, पहलवान बेटियाँ बैठी रहीं वहाँ पर, उनके मुँह में दही जम गया। आप देखिए हाथरस में दलित बेटी को जलाया गया, अंकिता भंडारी उत्तराखंड में क्या हो गया। तो निश्चित तौर पर बेटियों के मामले में भी इनका जो मापदंड है वो कई प्रकार का है, अपनी बेटी के लिए अलग, देश की बेटी के अलग। निश्चित तौर पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, वो भी एक केवल जुमला साबित हो रहा है। निश्चित तौर पे बेरोजगारी का मामला, आप उत्तर प्रदेश में, ऐसे मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में रहता हूँ मैं, और मेरा मूल निवास उत्तराखंड में ही है। तो हम पाते हैं यहाँ पर दोनों में स्थिति, महिलाओं की स्थिति भी खराब है, उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश में। मैं पाता हूँ यहाँ पर लगातार परीक्षा लीक का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धा लगी कि कौन ज़्यादा जीतेगा। यहाँ पर बच्चों के जो भविष्य है उससे खिलवाड़ करी है धामी सरकार ने, और धामी सरकार ने यहाँ के युवाओं को ये बताने का काफ़ी है राज्य आपके लिए नहीं है, यहाँ पर सीटें बिकाऊ है। निश्चित तौर पर समाजवादी लोगों को जब आप आशीर्वाद देंगे, हम लोग इस नौजवानों की, महिलाओं की, युवाओं की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय छेड़ दिया, चूँकि पिछले साल देखा गया पेपर लीक मामला काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर उठा, और बेरोजगार संघ आज भी उसकी कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तराखंड में तो खैर उनका इतना खासा प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे पेपर लीक की बात करें, चाहे अंकिता भंडारी मामले की बात करें, आप लोग उन आंदोलनों में कहीं खुले तौर पर, यहाँ आपके नेता जो हैं, बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता यहाँ उत्तराखंड नहीं पहुँचे, इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का उत्तराखंड के प्रति एक भावनात्मक लगाव है। वो एक देश के नेता होने के साथ साथ आप देखेंगे उत्तराखंड के दामाद भी है, और उत्तराखंड के जो कल्चर को समझते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को समझते हैं। जब हम अपनी बेटी को देते हैं तो दामाद के हम लोग पैर को धोने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे यही बात अंतरात्मा की आवाज़ से माननीय अखिलेश यादव जी भी मानते हैं। और जब देखिए यहाँ पर विपदा आती है तो सबसे पहले, चाहे सरकार हमारी हो या ना हो, सबसे पहले धनराशि, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हुई हो, माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। और रही बात यहाँ के मुद्दों के बाद, जो भी मुद्दे होते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी इसको विचार लेते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ने का काम करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, जो प्रदेश स्तर के, वो भी धरना प्रदर्शन लगाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर आज जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जिन्होंने आशीर्वाद हमको देने का काम करा लोकसभा स्तर पर। हम चाहते हैं कि नगर पालिका में और आने वाले लोकसभा में भी यहाँ पर हमें जनता आशीर्वाद देने का काम करे। जी, बात करी जाए अगर राष्ट्रीय मुद्दों के, जैसे हाल ही में एनडीए का गठन हुआ, इंडिया का एनडीए के अगेंस्ट, कितना सफल हो पाएगा ये इंडिया? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कह दिया कि 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना। देखिए, मैं कहना तो ये सत्ता का अहंकार है। दो पार्टी के सांसद हुए करते थे, आज इनकी सरकार कई राज्यों में है, तो निश्चित तौर पे इनको अहंकार आ गया है। और जो माननीय जो मोदी जी की जो भाषा है वो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। और विपक्ष का जो सम्मान एक होता था माननीय अटल जी के समय में, माननीय इंदिरा जी के समय में, माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में, ये वो गरिमा भी देश की गिरने जाइए। तो आप अपने विरोधियों को, विपक्षियों को आप एक विरोधी की तरह या विपक्षियों की तरह ना मान के अपने दुश्मनों की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए और देश के लिए अच्छा विषय नहीं है। जी, वो तो इसलिए अपने काम के बलबूते की बात कर रहे हैं ना, कि हम तो देश में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, देश में रेल नेटवर्क उन्होंने कहा कि अच्छा कर दिया, सेना का सम्मान जो है और ऊंचा हो गया दुनिया में, भारत का नाम आगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में कांग्रेस जो थी सरकार में 70 साल से ये काम नहीं कर पाई, जो इस समय अपने गुणगान जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय करते हुए नजर आ रही है? सेना का सम्मान उठाया तो मुझे मणिपुर के एक सैनिक की बात याद आ गई। मणिपुर में एक सैनिक कहने का काम करता है कि मैं कारगिल युद्ध में लड़ा और देश के लिए वहाँ पर मैंने कुर्बानी देने का काम करा, वहाँ पर मैंने लड़ने का काम करा और देश की इज्जत को बढ़ाने का काम करा। लेकिन मणिपुर में वही सैनिक जो है अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाता। ये प्रश्न देश का सैनिक माननीय मोदी जी से पूछने का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 15 अगस्त के दिन माननीय मोदी जी ने आह्वान करा है देश की जनता से, मुझसे, इनसे, आपसे, सबसे आह्वान करा है कि अपनी जो मिट्टी है उसको उठा के अपनी सेल्फी लेनी है, भारत की जो मिट्टी है। मैं भी पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप मणिपुर की लाल मिट्टी को हाथ में लेंगे या आप हरियाणा की लाल मिट्टी को हाथ में लेंगे और संकल्प लेंगे कि जैसा बेटियों के साथ, जैसा हरियाणा जल रहा है, जैसा आपका मणिपुर जल रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश हो,
चाहे आपका अन्य राज्य हो, जहाँ भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ना जले। क्या ये प्रतिज्ञा लेकर, ये संकल्प लेकर आप मिट्टी को 15 अगस्त को उठाओगे? तो निश्चित तौर पे सरकार ये जो है खोखले साबित हुई है। और आप उपलब्धि की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ 2 करोड़ नौकरी की बात लेकर आए थे, क्या इन्हें 2 करोड़ नौकरी देने का काम करा? मैं पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए, क्या 15 लाख अकाउंट में आ गए? क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या काला धन आ गया? निश्चित तौर पर अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को समझना है, 2009 का और 2014 का इनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। और किसानों की बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ पर भी महन जी हरिद्वार में किसानों का मुद्दा लगातार, हमारे महन जी भी संघर्ष करते रहते हैं, इन्होंने बताने का काम करा। यहाँ पर गन्ना किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं देने का काम करा सरकार ने। निश्चित तौर पे ये सरकार विरोधी है। 700 किसान मर जाते हैं मानने पर। और आपको बताइए किसानों की हत्या के लिए आज क्या ट्रेंड चल पड़ा है? ना आतंकवादी की आवश्यकता है, ना किसी क्रिमिनल की आवश्यकता है। गृह राज्य मंत्री का बेटा निकल जाता अपनी थार लेकर और किसानों की हत्या कर देता है। 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए। इन्होंने कहा था कि किसानों को हम दर्जा देंगे, आंदोलनकारियों को दर्जा देने का काम करेंगे, उनके मुकदमे हटाने का काम करेंगे। किस दिशा में काम करा? माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों से माफ़ी मांगी 2022 का चुनाव को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस दिशा में क्या उनकी और किसानों की कोई बैठक हुई? क्या आपके पास कोई चित्र ऐसा उपलब्ध है तो मुझे बताइए। निश्चित तौर पर सरकार से व्यापारी पीड़ित है। आप लगाइए जीएसटी की मार किस पर पड़ रही है? उस हर व्यापारी पर पड़ रही है जो जीएसटी भरता है, लेकिन उसको सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है। 2000 को नोट बनाने में कितना देश का समय खराब करा इन्होंने। 2000 का पहले तो इनके प्रवक्ता और इनके नेता सारे 2000 के नोट के ये फायदे, और अभी आप 1-2 महीने पहले देख रहे होंगे सारा पूरी टीम बीजेपी की लग गई कि 2000 के नोट से घाटे का। अरे फायदा अगर था तो घाटा क्यों है? घाटा है तो फायदा क्यों है? सरकार कंफ्यूजन में है, सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। अगर आप बात करिए आपने तमाम मुद्दों की, अगर हरियाणा की बात करें तो क्या मानते हैं फिर जो 2024 का चुनाव होगा, जिस तरीके से हरियाणा की तस्वीरें सामने आई और एक समुदाय के लोग जो थे वहाँ पर डरे हुए नजर आए, तो क्या मानते हैं कि देश का 2024 का चुनाव फिर एक बार हिंदू मुस्लिम के होने जा रहा है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भारत का जो स्वरूप है, जो भारत का जो संघीय ढांचा है, वो बात करता है हमेशा सेकुलर फॉर्म का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 लोग मिलकर इस देश का विकास करें। बहुत जातियाँ, उपजातियाँ, बहुत धर्म यहाँ पर रहने का काम करते हैं। ये आपको संविधान को पढ़ लीजिए, उसकी प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको देश का पड़ जाएगा। निश्चित तौर पर जिनकी नीति है वो डिवाइड एंड रूल की है। ये माफ़ी वीरों की पार्टी है। इन लोगों ने अंग्रेज़ों से पेंशन लेने का काम करा और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांट के राज करने का काम करा। डिवाइड एंड रूल को अगर कोई जीती है, कोई उसका लाभ लेती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। जी, अब 2000 जब पिछले मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उस समय सरकार आपकी थी। आप लोगों पर जैसे इस समय हरियाणा में इस समय तस्वीरें सामने आई, उस समय यूपी में उस समय तस्वीरें सामने आई थी, तो जनता के बीच में तो यही संदेश जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी यही दंगे हुए थे, जब सिख दंगे हुए थे, तो अलग अलग सरकारें रहीं, लेकिन दंगों के हालात वहीं के वहीं हैं। और जो क्राइम की अगर बात करें तो अभी कल भी एक भाजपा नेता को यूपी में गोली मारी गई है सरेआम चलते हुए। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि वाकई यूपी में क्राइम कंट्रोल हुआ है, या अगर आप सरकार में जो आने का दावा कर रहे हैं, आपके आने के बाद जनता कैसे विश्वास करेगी कि हाँ वाकई में दंगे जो हैं वो रुक जाएंगे? क्योंकि हर सरकार में दंगे लगातार हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर का आपने उल्लेख करा, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, जो खतौली के जो विधायक थे उनकी सदस्यता क्यों चली गई सैनी साहब की? आप बता सकते हैं? सैनी साहब की सदस्यता इसलिए चली गई क्योंकि वो दंगे के दोषी पाए गए। उनका एमएलए जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो गई, अदालत ने उनको सजा। ये दंगे भड़काने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो इनकी राजनीति है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो दंगे जिसने भड़काए, जिसकी सदस्यता चलाए, तो दंगे किसने करवाए? दंगे भारतीय जनता पार्टी ने कराए। बदनामी किसकी करी? माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को करी। निश्चित तौर पर हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक्सप्रेस वे बनाया, उसमें ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई, सभी चलने का काम करते हैं। हमने लैपटॉप बांटने का काम करा, उसमें सभी लोग चलते हैं। हमने मेट्रो बनाई, इसमें सभी लोग चलते हैं। हम इस देश को धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांटते। हम लोग इस देश के आखिरी खड़े व्यक्ति की सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। जाति जनगणना की मांग पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जमीन पर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। आपकी पार्टी को MY समुदाय एक फैक्टर की पार्टी माना जाता है, आप भी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या मानते हैं इनके भरोसे पर रहकर आप 2024 लोकसभा चुनाव यूपी में लड़ने जा रहे हैं, या अब बात पूरे सभी धर्मों के सभी के विकास की जाएगी? मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो आप MY कह रहे हैं, इसका मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है। M मतलब महिला और Y मतलब युवा। महिला और युवा मिलकर इस देश का विकास करेंगे, हमारा साफ एजेंडा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज,
मिलके भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने करेगा। और निजी रूप से मैं कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को से जुड़े हुए हैं और सभी को सम्मान देने का काम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। उसके हम भी आते हैं, माननीय हमारे महन जी भी आते हैं, साथी भी आते हैं सब। तो उत्तराखंड कब ला रहे हैं उन्हें? उत्तराखंड तो अभी हल्द्वानी आए थे साहब हमारे, जी। अभी आएंगे उत्तराखंड दौरे। उनका ससुराल है, हमारे जवाइयों आएंगे। तो वैसे भी आएंगे उत्तराखंड, तो उनको आना ही पड़ेगा, बेटी दी हमने। अच्छा, राहुल गांधी की सदस्यता जो चली गई थी मार्च में, जिस तरीके से उन पर आरोप लगे थे एक जाति समुदाय को टिप्पणी करने पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया कांग्रेस द्वारा। इस सदस्यता बहाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अपने जो विरोधियों को निपटाने का इनका एक एजेंडा है। क्या आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पे अन्याय हो रहा है, राघव चड्ढा जी पे अन्याय हो रहा है। निश्चित तौर पे ये सरकार जो सदन में बोलेगा, और आप पत्रकारों पर अन्याय हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ 1 मिनट में। आप बदायूं के एक पत्रकार ने, संजय राणा है, उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया था वहाँ की शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की गुलाबो देवी से। अगले दिन वो जेल चला गया। मैं माननीय डिम्पल जी से उस पत्रकार को मिला के आया, संजय राणा को, उन्होंने आशीर्वाद देने का। फिर मैं उसके क्षेत्र में गया और वहाँ पर मैंने लोगों को समझाने का काम करा। आप पत्रकारों की स्थिति, अगर आपने प्रश्न ठीक ढंग से पूछ लिया तो दिल्ली में बहुत सारे पत्रकार इस समय बेरोजगार बैठे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, वो छोटे पत्रकार नहीं है, बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। ये सरकार डरी हुई सरकार है। ये मोदी जी कभी भी पत्रकारिता नहीं कराते। हाँ, वो ज़रूर पूछते हैं कि आम को मैंने चूस के खाया या मैंने काट के खाया, ये प्रश्न उनको अच्छे लगते हैं। और उनको इंटरव्यू देना, आप जैसे पत्रकार युवा साथी को नहीं देंगे वो इंटरव्यू, जैसे मैं दे पा रहा हूँ, वो देंगे तो अक्षय कुमार को देंगे या किसी हीरोइन को देंगे। चलिए, अंत में कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव को लेकर आप, क्योंकि यूपी की अगर बात करें तो वहाँ योगी आदित्यनाथ जो है, अच्छा योगी आदित्यनाथ की एक बात कर लेते हैं, काफ़ी बुलडोज़र चर्चा का विषय इस समय, चाहे देश की पूरी बात चल रही है, जहाँ भी गैंगस्टरों पे कार्रवाई हो रही है, तो उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है उनका नाम चल रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? उस बुलडोजर की हवा निकलते हुए हमने देखा है। उस बुलडोज़र की हवा निकली है आपके कर्नाटक में, उस बुलडोज़र की हवा निकली है आपके हिमाचल में। हमने दोनों राज्यों में देखा। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ये सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। ये देश की जनता है, इस देश को सौहार्द चाहिए, इस देश को मोहब्बत चाहिए, इस देश को विकास चाहिए। और आपके 3 मुद्दे जो चुनाव में आप उतरने जा रहे हैं लेके, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा PDA NDA को हराएगा उत्तर प्रदेश में चुना रहा है। तो यहाँ पर आप ने सुना जिस तरीके से हमने तमाम मुद्दों को लेकर बात करी, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे उत्तराखंड के मुद्दे हों, बड़ी बेबाकी से उन्होंने जो है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, तो देखना होगा जब आने वाला समय होगा उसमें जो देश की जनता है वो क्या तय करेगी। खास खबर के लिए हरिद्वार में मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।